हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक भारद्वाज फ्रॉम देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बताया था। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं, माल सेल करते हैं, तो उस माल को सेल करने से जो भी पैसा हमारे पास आता है, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इस क्लास में हम मेन मार्केट फॉर्म्स चैप्टर को कवर करेंगे। इस बार सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंप्लीशन है। पहले मोनोपोली भी होता था, मोनोपोलिस्टिक भी कंप्लीशन होता था, लेकिन इस बार जो सिलेबस दे रखा है, जो बुक आई हुई नहीं है, उसमें सिर्फ मार्केट, जो मेन मार्केट फॉर्म है उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन वाला पार्ट है। लेकिन हम आपको मोनोपोली भी समझाएंगे ताकि आगे के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केट सबसे पहले समझते हैं मार्केट का मीनिंग क्या है। एक एक करके समझेंगे। बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट। ठीक है, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। हर मार्केट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डिमांड होती है और एक सप्लाई। डिमांड के बारे में भी आपको पता है और सप्लाई के बारे में भी आपको पता है, पहले पढ़ा रखा है। ठीक है ना। डिमांड क्या होता है? जब हम किसी कमोडिटी को मार्केट में उसकी मांग करते हैं तो वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, डिमांड का लॉ आपको पता है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज द डिमांड विल बी इंक्रीज एंड प्राइस वर्सा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम होती है। हमने डिमांड वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो डिमांड का और प्राइस का रिलेशन है वो इनवर्स होता है, कि प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम होती है। दूसरी चीज सप्लाई है। सप्लाई क्या है? जो प्रोड्यूसर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करता है उसे सप्लाई कहते हैं। जो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन होता है वो आपस में पॉजिटिव होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। ये सारी चीजें अजम्पशन का पार्ट है। ठीक है, और सप्लाई का जो कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। समझ में आ गया एक बार डिमांड और सप्लाई, एक बार रिकॉल कर लिया हमने। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड बोथ द कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस यूनिट। इन दिस चैप्टर वी विल पुट द टू कंपोनेंट टुगेदर टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ मार्केट एज अ होल। इस चैप्टर में हम इन दोनों के बिहेवियर को साथ पढ़ेंगे, जिसको मार्केट बोला जाता है। मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखो वो क्या कह रहा है, मार्केट इज अ सिस्टम, मार्केट इज अ नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब आपकी जो ये होता है नर्व, ये हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। कहते हैं ना, नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो बॉडी भी खराब हो गई। तो आज की डेट में समझो, आप अपने आसपास इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हो, वो किसके थ्रू होती है? वो मार्केट के थ्रू होती है। जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी डाउन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? तो आज की डेट में जो भी बिजनेस है ना, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? मार्केट है। मार्केट नहीं होगी तो परचेज सेल कहां करोगे बेसिकली। अच्छा, अभी तक है ना मार्केट के बारे में आपको पता है क्या पता था? हम बुक के हिसाब से भी देखेंगे, लेकिन मार्केट के बारे में हम क्या सोचते हैं? जैसे हमारे त्रिनगर में तोताराम बाजार है, मार्केट है। कमला नगर मार्केट है, सरोजनी नगर मार्केट है, कनाट प्लेस मार्केट है। हमने यही सोचा ना, हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानते थे कि यार वो प्लेस है, वहां से माल खरीद लेते हैं, तो वो क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? मार्केट हो गया। इस चैप्टर में मार्केट का आप एक और दूसरा रूप समझोगे। मतलब वो क्या कह रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो आपको ये समझाएगा कि अगर आप कहीं से भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर लेते हो ना, तो वो अपने आप में क्या बन जाती है? जरूरी नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़े। आप फोन पे आज की डेट में फ्लिपकार्ट से माल मंगवा लेते हो ना, तो वो भी क्या है? मार्केट है। आप ऑनलाइन किसी को जीमेल के थ्रू या मेल के थ्रू कहते हो ना माल भेज दे, वो भी क्या है? मार्केट है। आप फोन से किसी से भी माल मंगवा लेते हो, वो भी क्या है? तो आज की डेट में मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। मतलब जहां से भी आप कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हो, वो अपने आप में जगह क्या बन जाती है? मार्केट बन जाती है। देखते हैं बुक में और क्या लिखा हुआ है। मार्केट्स लाइक द नर्वस सिस्टम मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कैरी आउट देयर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट। कह रहा है जो परचेज और सेल हो रही है ना, जो कंज्यूमर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, और सेलर जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? मार्केट के थ्रू। ठीक है, इन द लेमन लैंग्वेज, आम तौर पर, आम भाषा में जो हम समझते हैं बेसिकली, जैसे हमने परचेज में समझा, तो परचेज में लेमन लैंग्वेज क्या है? टू बाय एनीथिंग इज कॉल्ड परचेज। हम हर आम आदमी यही कहता है, कुछ भी खरीदना क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। लेकिन अकाउंट्स में आपने क्या समझना कि परचेज अलग है, एसेट्स अलग है और एक्सपेंस अलग है। ये जो कह रहे हैं ना, कुछ भी खरीदना परचेज है, ये लेमन लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लेमन लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का मतलब, सॉरी, इसका मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट के रेफर टू अ प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड। मार्केट वो जगह है जहां पे गुड्स को परचेज करा जाता है और सोल्ड करा जाता है, बेचा जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट हैज अ वाइडर मीनिंग। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का एक बहुत बड़ा मीनिंग है। जरा देखते हैं, बुक में भी देखेंगे और जरा देखते हैं क्या है। इन इकोनॉमिक्स मार्केट हैज नो रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक
प्लेस, मार्केट कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। पहली लाइन, मार्केट कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉर बायर एंड सेलर टू असेंबल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। आज की डेट में किसी माल को खरीदने और बेचने के लिए किसी जगह पे बायर और सेलर का असेंबल होना जरूरी नहीं है। पहले क्या है, आप मार्केट में जा रहे हो और वहां पे बायर भी है और सेलर भी है, वो दोनों एक जगह पे असेंबल होते हैं, वो माल बेचते हैं, आप खरीदते हो। आज की डेट में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स द ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एक ही कंडीशन है, क्या, सेलर और बायर आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थ्रू एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर बायर सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करता है और वो गुड्स को खरीदता और बेचता है, वो अपने आप में जगह क्या बन जाती है, मार्केट बन जाती है। ठीक है, लाइक इंटरनेट, टेलीफोन, लेटर एक्सेट्रा। आप टेलीफोन के थ्रू भी आज की डेट में माल बुक करा लेते हो, इंटरनेट के थ्रू भी और लेटर के थ्रू भी। मार्केट रेफर टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी आर इन ए कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम जिसके थ्रू बायर और सेलर एक दूसरे से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वो गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर लेता है, वो जगह अपने आप में क्या बन जाएगी। अभी मैं फोन उठाऊं और फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर दे दूं तो भैया मेरे को 5 पीस टीवी के भेज दीजिए, मुझे अपने इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी लगाना है, क्या बन गई यही जगह, मार्केट। अब मुझे ये नहीं है कि नेहरू प्लेस जाना पड़ेगा या मुझे वजीरपुर इंडस्ट्रियल जाना पड़ेगा जो मार्केट है, या सपोज करो किसी भी मार्केट में किसी टीवी शॉप पे जाना पड़ेगा, किसी सीसीटीवी वाले के पास, यहीं से फोन करूंगा यहीं पे माल आ जाएगा, ये अपने आप में क्या बन जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है, मैंने ऑर्डर दिया वो भेज देगा, मैं उसे यहाँ पे इंस्टॉल करवा लूंगा, मैं उसे पेमेंट दे दूंगा, तो बन गई ना मार्केट। तो वो यही कह रहा है कि मार्केट को एक स्पेसिफिक जगह नहीं है आज की डेट में, कि आप किसी एक मार्केट में जाओ, आज की डेट में जिस भी कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी माध्यम से अगर बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, वहां पे गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है, अपने आप में मार्केट बन जाती है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मार्केट कैन बी समराइज्ड एज, देखिए पहली चीज है एरिया, क्या है, एरिया। मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। पहला पॉइंट जो इसके अंदर समझा रहा है कि मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया, वो हर जगह फैली हुई है। द एरिया बिकम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, मतलब जहां भी बायर और सेलर एक दूसरे से क्या कर ले, वो क्या बन जाएगी, अपने आप में मार्केट बन जाएगी। सेकेंड चीज, बायर एंड सेलर शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो बायर और सेलर है ना, वो आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, आपस में एक साथ कांटेक्ट उनका होना चाहिए। वो जगह जहां पे भी वो एक्सचेंज करेंगे वो क्या बन जाएगी, मार्केट बन जाएगी। कमोडिटी, अच्छा तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखिए मार्केट के लिए क्या चीज का होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कमोडिटी, कि जब बायर और सेलर नेचुरल सी बात है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो किसी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए ही कर रहे होंगे। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कमोडिटी। For the existence of market, there must be a commodity which be sold and purchased among buyer and seller. हमेशा मार्केट में बायर और सेलर आपस में कनेक्ट इसलिए होते हैं ताकि वो किसी कमोडिटी को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट है कंपटीशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अमंग बायर एंड सेलर इज आल्सो एन एसेंशियल कंडीशन। कह रहा है जो बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, एक तरीके का कंपटीशन होता है। मार्केट में ना हमेशा कंपटीशन होता है, सेलर है बहुत तरीके के सेलर है, प्रोडक्ट उतारे हैं, उनकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आती है, तो उसमें आपस में कंपटीशन होना चाहिए ताकि बायर अपने प्रोडक्ट को ठीक तरीके से चूज कर सके कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का सस्ते रेट में मिल रहा है, मैं उसको परचेज कर सकूँ। तो ये 4 पॉइंट है, एसेंशियल फीचर है जो मार्केट के होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है भाई। अब जो सेकेंड पॉइंट है इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। कितनी फर्म्स मार्केट में ऑपरेट कर रही है, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कितनी टाइप की फर्म मार्केट में अपने आप को ऑपरेट कर रही है। इकोनॉमिक्स हैव यूज्ड डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई द मार्केट इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। अलग अलग इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरीके से मार्केट को डिस्क्राइब करा है कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो सकती है, ये मोनोपोली हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक हो सकती है, ओलिगोपोली हो सकती है। ठीक है, इन सबको देखेंगे, एक एक करके देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती है
जब हम अलग अलग मार्केट की स्टडी करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। देखिए, number of buyer and seller of a commodity in the market indicate the influence exercised by them on the price of the commodity। देखिए, मार्केट में किसी भी चीज के बायर और सेलर उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करेंगे, बेसिकली इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट के, किसी भी कॉमोडिटी मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं और बहुत सारे बायर हैं, और कॉमोडिटी क्या है, होमोजीनियस है, मतलब वो देखने में, कलर में, डिजाइन में लगभग एक जैसी है, जिसे होमोजेनिटी बोला जाता है, तो वो कंडीशन मार्केट की कौन सी कंडीशन कहलाती है, परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहलाती है, दोबारा बोलूं, मार्केट की वो कंडीशन जिसमें किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं, और प्रोडक्ट दिखने में लगभग एक जैसा होता है, जिसे होमोजेनिटी कहते हैं। तो वो कंडीशन जो मार्केट की कहलाती है ना, वो क्या कहलाती है, परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। ठीक है, इन केस लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, एंड इंडिविजुअल बायर और सेलर इज नॉट इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए, अगर किसी कमोडिटी को बेचने वाले मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं और बहुत सारे क्या हैं, बायर है, तो कोई इंडिविजुअल सेलर या कोई इंडिविजुअल बायर उस कमोडिटी के प्राइस को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आप देखिए, मार्केट में जैसे होमोजेनिटी के अंदर है ना, अधिकतर जो आती है ना चीजें, ये फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह सारे चीज आते हैं। आप आलू देखो, मार्केट में जाओ, कोई 10 रुपए किलो दे रहा है तो सारे 10 रुपए किलो दे रहे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं हो रहा ना उस मार्केट में कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 50 दे रहा हो, ऐसा होता है? कभी आपने देखा मंडी गए 10 रुपए किलो आलू मिल रहा है, क्योंकि वो सबका दिखने में क्या है, एक जैसा है, लेकिन जो प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है उसका प्राइस क्या होता है, अलग अलग आता है। बिस्किट लेने जाओ, पार्ले जी का 5 रुपए का भी बिस्किट आता है, ओरियो का 10 का भी आता है, फलाने का 20 का भी आता है, दूसरी कंपनी का 50 का भी आता है, क्योंकि उन्होंने डिजाइन, कलर, शेप, पैकिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग सबको डिफरेंट कर रखा होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर देते हैं, भाई हम इस प्रोडक्ट पे इतना, हमने इसको पैकिंग करा है, हमने इसको इतना डिजाइन करा, या हमने इसमें ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो हम इस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट एक जैसा है दिखने में, उसके प्राइस आप थोड़ी ज्यादा दोगे। अगर आप मार्केट में जाओगे, कोई आलू आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है और आगे जाके देखो किसी दुकान पर, मैं तो 50 रुपए किलो दूंगा, तो आप कहोगे क्या है भाई तेरे आलू में ऐसा, वैसे ही तो दिख रहा है, पता भाई क्या है, क्यों हम 20 के तेरे को 50 रुपए दें? तो देते हो आप कभी ऐसे कि 20 के, हाँ 20 के ठीक है, कोई कहता है पहाड़ी आलू है, अच्छी क्वालिटी है, तो 2-4-5 रुपए आपसे ऊपर ज्यादा ले ले, तो ऐसा तो नहीं हो ना 20 रुपए की चीज 50 रुपए बिक रही है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन की पहली शर्त क्या है, जो प्रोडक्ट होगा ना वो होमोजीनियस होगा, वो देखने में, कलर में, शेप में बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड है नेचर ऑफ द कमोडिटी। इफ द कमोडिटी ऑफ इट्स होमोजीनियस नेचर, जो सेकंड पॉइंट है वही है नेचर ऑफ द कमोडिटी। इफ द कमोडिटी इज ऑफ होमोजीनियस नेचर, अगर कमोडिटी क्या है, होमोजीनियस नेचर की है, इज दैट आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, देन इट्स सोल्ड एट द यूनिफॉर्म प्राइस। अगर वो दिखने में एक जैसी है तो वो एक यूनिफॉर्म प्राइस में बिकेगी, मतलब मार्केट में उसका प्राइस सेम ही रहेगा। ठीक है, हाउएवर इफ द कमोडिटी इज ऑफ डिफरेंशिएट नेचर, लेकिन अगर कमोडिटी क्या है, नेचर में डिफरेंशिएट है, लाइक डिफरेंट ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट देखो, हर कोई अपने टूथपेस्ट को अलग बताता है, वो एक जैसा नहीं दिखता। पेप्सोडेंट का अलग है, कोलगेट का अलग है, सिबाका का अलग है, पतंजलि का अलग है, सबके डिजाइन, कलर, शेप वगैरह क्या है, तो वो अपने प्राइस को एक दूसरे से क्या रख सकते हैं, डिफरेंट। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक जैसा होता तो वो क्या करते, सेम ही रखना पड़ता, जैसे एग्रीकल्चर में होता है। देन इट मे बी सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस, अगेन इफ द कमोडिटी हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, एक कमोडिटी ऐसा होता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट पता है ना आपको क्या होता है, बताइए जरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत थोड़ी की जगह पे दूसरे। हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स which can be substitute for each other, just like a टी एंड कॉफी। हमने एग्जांपल दिया था, अगर टी के प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, कॉफी के तरफ। अब पेप्सी और कोक, वो कह रहा है कि अगर कोई कमोडिटी ऐसा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप उसके कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकते हो। जैसे रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो रेलवे कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकता है, आपको वो प्राइस पे एग्री होना ही होगा। लेकिन रेलवे जो है एक सरकारी उपक्रम है, ठीक है, और जो रेलवे वो लोगों की भलाई के लिए, इसलिए आज भी अगर आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाना है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है,
आज भी रेलवे सबसे सस्ता माध्यम है। रेलवे से सस्ता कहीं भी नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको दूरी प्राप्त मतलब जाना है, कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, अपने आप को जाना है, घूमने जाना है, परिवार से मिलने जाना है, आज भी रेलवे सबसे सस्ता, सबसे सुंदर और सबसे टिकाऊ माध्यम है बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसकी मोनोपोली है। अब मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, मैं इस प्रोडक्ट को बेचने वाला सिंगल सेलर हूँ। क्या है? सिंगल सेलर हूँ। जब ये बात दिमाग में आते हैं ना, मैं किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला क्या हूँ, तो एक तरफ ना स्टूडेंट के दिमाग में बात आती है, यार मैं तो सिंगल सेलर हूँ, मैं तो कोई भी प्राइस डिसाइड कर देता हूँ। देखो बात क्या कही जा रही है, वो उस प्रोडक्ट को बेचने वाला सिंगल सेलर है। इसका मतलब नहीं है ये प्रोडक्ट खरीदा ही खरीदा जाएगा। अगर मैं सिंगल सेलर हूँ किसी प्रोडक्ट का और उसके मैं रेट बहुत ज्यादा रखूँ, तो जरूरी थोड़ी है आप उसको कंज्यूम करो ना करो। भाई वो पानी थोड़ी है कि भाई आपको मार्केट में कहीं पानी नहीं मिल रहा, मेरी पानी पे मोनोपोली है, मैं कहूँगा मैं तो 1000 रुपये लीटर बेचूंगा, तब तो चलो समझ में आता है। अब रेलवे कह रहा है कि ठीक है भाई हमारी रेलवे, मैं तो दिल्ली से मुंबई गया ना 10,000 रुपये टिकट लूंगा, आप कहोगे 3,000 रुपये में तो फ्लाइट चली जाती है, 5,000 रुपये में तो बस चली जाती है, तो भाई मेरे पास तो सब्सटीट्यूट है ना। ठीक है, तेरा कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, रेलवे के रूप में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन वैसे तो मार्केट में सब्सटीट्यूट है ना। तो आप समझो अगर मोनोपोली भी होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, तो जो सेलर होता है ना उसका प्राइस बहुत हाई नहीं रखता, वो ऐसा प्राइस रखने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को या उसकी सर्विस को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। इस बार मोनोपोली चैप्टर नहीं है, लेकिन आप पहले पढ़ोगे मोनोपोली के अंदर जो मोनोपोली का डिमांड कर्व होता था वो वैसे ही होता था जैसे डिमांड का हो। मतलब अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। उसका पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता था, इनवर्स नहीं होता था, उसका इनवर्स होता था, पॉजिटिव नहीं होता था। कौन सा रिलेशन होता था, प्राइस कम होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी या सर्विस ज्यादा होगी, और प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई या सर्विस कम होगी बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया क्लोज सब्सटीट्यूट क्या होता है। अगली चीज है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म। इफ देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म देन प्राइस विल बी स्टेबल इन द मार्केट। अगर किसी कमोडिटी की बहुत ज्यादा क्या है, एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम है, आपको वो इजीली अवेलेबल है, जल्दी सप्लाई हो जाती है, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। क्या रहता है, आप अधिकतर देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो लगभग क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ठीक है। हाउएवर इफ देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स and exist of old firm, then a firm can influence the price as is had no fear of competition from other or new firm। लेकिन अगर क्या है, अब कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई प्रोडक्ट है और उसके अंदर एक गवर्नमेंट ने बोल रखा है भाई ऐसा प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती, मैं बना रहा हूँ एक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट कह रही है, मेरे को मोनोपोली पावर दे दी गवर्नमेंट ने, बाकी कंपनी को रिस्ट्रिक्शन कर दी कि आप इसके जैसा प्रोडक्ट, तो मेरा तो क्या हो जाएगी वहां पे, बोलो मोनोपोली हो जाएगी। तो नेचुरल सी बात है, मैं जो चाहूँ वो प्राइस को क्या कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। सब्जी आपको मंडी में मिल रही है, आप आजादपुर मंडी से भी लेके आओ, आपको गली में बेचने वाला आ रहा है, इसलिए वहां पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। आप सबको प्राइस पता है, आलू का प्राइस क्या है, कह नहीं देते आप, गली में नीचे बेचने वाला आता है कह रहा 15 रुपए किलो, अरे मंडी में तो 14 रुपए किलो चल रहा है, फिर वो कहता है जी मैं आपके घर पे भी तो देने आ रहा हूँ, तो 1 रुपया इस चीज के ज्यादा ले रहा हूँ, आप अपने पैर उठाओ, जाओ मंडी ले लो 15 रुपए किलो। इसका मतलब एज ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आपको प्रोडक्ट का प्राइस तो लगभग, पर आप सबको पता है पार्ले जी का बिस्कुट कितने का आता है, 5 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का। अब वो 10 रुपए वाले का कोई आपसे 25 रुपए तो नहीं ले सकता, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, हमेशा अवेयर रहते हो प्रोडक्ट के बारे में। तो हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए, कोई इस तरह की कंडीशन आ गई, तो आप उसके प्राइस ज्यादा दे सकते हो कि आपको बड़ा अर्जेंट नीड है और कोई इमरजेंसी वाली बात है। नहीं तो अगर आपसे, आपके घर के पास 4 दुकानें हैं और पार्ले जी का बिस्कुट एक दुकान वाला 10 रुपए का बेच रहा है और दूसरे वाला उसको 5 का बेच रहा है, तो आप तो 5 वाले के पास जाके लोगे, कहोगे भाई मैं एमआरपी से ज्यादा थोड़ी दूंगा तेरे को, कोई इमरजेंसी इट्स अनदर थिंग। जैसे केदारनाथ आपदा में हुआ था, 10 रुपए वाला बिस्कुट मैंने सुना है 100 रुपए का बिका था, रोटी 5 रुपए वाली 500 रुपए में, वो एक इमरजेंसी थी, ठीक है ना। इमरजेंसी होती है तो कुछ भी लोग फायदा उठाते हैं, नेचुरली बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर हमेशा अवेयर होता है, मार्केट में क्या चल रहा है उसे पता होता है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, और वो उसको इवेल्युएट करके ही अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। आप किसी भी चीज के, आप जब मार्केट में जाते हो तो आप क्या सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए वाले के मैं आज 200 दे के आऊंगा, या 100 रुपए वाले के 100 रुपए दे के आऊंगा, 100 रुपए वाले के 90 दे के आऊंगा, क्या सोचते हो खरीदते, या तो 100 वाले के 100 मिल जाए, जैसे आपको पता होता है भाई एक मफलर है 100 रुपए का आ सकता है।
अब इसके कोई 500 रुपए मांगे, आप 500 रुपए थोड़ी दे के आओगे। कोई कहेगा 100 के, चलो ठीक है 120 है, डिजाइन अच्छा है, 150 दे दिए, ठीक है, या 90 में भी आप खरीद सकते हो। लेकिन 100 रुपए वाली चीज आप 500 रुपए में तो नहीं खरीद सकते ना। आपको पता तो होता है ना एज ए कंज्यूमर कि ये प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा होगा, या इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। आपने मास्क पहन रखा है इस क्लास में 2-3 बच्चों ने, कितने का मास्क है? बोलो, कुछ भी बोलो, कितने का है? 20 रुपए का। अब इस मास्क के आपके कोई 2000 रुपए मांगे जी, पार्टी वेयर मास्क है, तो आप दे क्या होगे क्या? तो आपको पता है ना मास्क 10 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है, 30 रुपए का मिल रहा है, ज्यादा 50 रुपए का मिलेगा। तो आपसे कहे मैं मास्क के 2000 रुपए लूंगा, पार्टी वेयर मास्क है जी, पार्टी में पहन के भी जा सकते हो, तो आप खरीदोगे क्या? कुछ ऐसा होता ही नहीं मार्केट में। तो कंज्यूमर हमेशा अवेयर होता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, और अगर वो कंज्यूमर अवेयर नहीं होता तो वो अवेयर होने की कोशिश करता है, वो मार्केट में धक्के खाता है। अवेयर कंज्यूमर हमेशा मार्केट में धक्के खाता है, वो 4 जगह जाके पता करता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, क्या इसका प्राइस हो सकता है। इसी हिसाब से वो मार्केट में, आप कभी अपनी मदर के साथ मंडी में जाओ तो कभी एक जगह से सब्जी नहीं लेगी। ऐसा नहीं है सब्जी वाले ने बोला 15 रुपए, वो पहले मंडी में आगे तक जाएगी, फिर 4 जनों से पूछेगी, फिर जब उसको लगेगा ना कि हाँ सब जगह 15 रुपए मिल रहा है और ये भी भाई 15 रुपए का बेच रहा है या 14 रुपए का बेच रहा है, तो कहेगी अच्छा भैया तेरे से ले लेते, कोई बात नहीं। अच्छा सैलड कभी ये नहीं कहता मंडी में घूम के आया तो मेरे से क्यों ले लो, जाओ वहीं से ले लो, उसे भी माल बेचना है, उसे भी पता है कंज्यूमर अवेयर है, वो हमेशा प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में पता करेगा और उसके बाद ही प्रोडक्ट को मेरे से परचेज करेगा, ठीक है। चलो जी अगली चीज है मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। When the factor of production can move freely from one place to another, then a uniform price prevail in the market. अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक फ्रीली मूव कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। मैगी कितने की आती? आप पहाड़ों पे जाते हो कितने की मिलती है? कितने की मिलती है? 100 रुपए की, वो बनी हुई होती है। मैगी का पैकेट जो बिना बना होता है वो कितने का मिलता है? 14 रुपए का मिलता है। 15 का दे देता हूँ। मैंने 1-2 जगह बोला है, मैं गया हूँ पहाड़ों पे 1 जगह, उन्होंने 14 की जगह मेरे से 17 रुपए मांग लिए। मैंने पूछा भाई 17 रुपए, कह रहे जी यहाँ पे मूवमेंट में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो हम कहते हैं चल ठीक है। अब वो बना के देते तो 50-60 रुपए ले लेता है, तो हमें लगता है ठीक है मूवमेंट में ठीक है 1-2 रुपए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इसने 14 रुपए की मैगी के आपसे 30 रुपए ले ली। ऐसा वैसे तो आपसे 15 भी नहीं ले होंगे किसी ने, जहां तक मुझे लग रहा है, जैसे आपकी शक्ल देख के लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 14 रुपए की मैगी के आपने 30 रुपए दे दियो। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोडक्ट की जो रेंज है ना, जो रीच है, वो हर जगह बिल्कुल एक जैसी है, वो यूनिफॉर्म है। मार्केट में हर जगह प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसका प्राइस सब जगह कैसा होगा? एक जैसा ही होगा, ठीक है।